जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 10 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ने से पहले मैं आपको लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में 21 प्रकार की नौकरियों की रिटर्न पेपर की तैयारी भी कराई जाती है। और इसी साल से अभी 11th और 12th क्लास के साथ साथ में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनका समय बर्बाद ना हो। जो बच्चे 12th पास होने के बाद एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उनका ये समय बचाने के लिए हम 11 12 के साथ में ही बच्चों को अभी ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं। इस साल से इस साल हमारे पास 50 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसी के साथ में दोस्तों, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्का रूप की खोज की है। वो निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, वो है यूरेनियम 214। दोस्तों, यूरेनियम 214 जो है, ये चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है और ये अल्फा कण के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। इससे पहले यूरेनियम 235 था, उन सब से ये अधिक तुलना में हल्का है, अधिक हल्का है उन सब की तुलना में। दोस्तों, ये खोज की है चाइना में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के जो करेंसी है दोस्तों, ये है चाइनीज युआन और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम दोस्तों हैंड इन हैंड। और ये दोनों आर्मी के बीच में ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, इसी यूरेनियम को जो है येलो केक भी कहते हैं। यूरेनियम को दोस्तों क्या कहते हैं? येलो केक। इसी को क्या कहते हैं? येलो केक भी कहते हैं। और इंडिया के अंदर यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है? जादूगुड़ा के अंदर। जादूगुड़ा जादूगुड़ा जो है बिहार झारखंड के सीमा पर है जादूगुड़ा। और थोरियम के भंडार किस मिट्टी में मिलते हैं? दोस्तों, केरल में जो मोनोजाइट मृदा है, केरल में मोनोजाइट जो मृदा है, मोनोजाइट जो मृदा है उसी में थोरियम के भंडार मिलते हैं। तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये है कर्नाटक के अंदर। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। ये है यूरेनियम 214। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 8 मई 2021 को किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? दोस्तों, ये खिताब जीता है एरिना सबालेंका ने। एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। दोस्तों, ये मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन की करेंसी दोस्तों यूरो। यहाँ के पीएम है पेड्रो सैंचेज। और कोप 10-5 का आयोजन जो हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था? ये भी मैड्रिड के अंदर भी हुआ था। इसको याद रखो, कॉप 25 का आयोजन कहाँ हुआ था? मैड्रिड के अंदर ही हुआ था। और कॉप 26 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? कॉप 26 का आयोजन होने वाला है ग्लासगो के अंदर। 2021 में होगा ये, ग्लासगो के अंदर होगा। यह है दोस्तों एरिना सबालेंका। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता है? यह भी आपका पता होना चाहिए। लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार। लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार अगर आपसे पूछता है तो ये मिला है दोस्तों नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका जो है
ये जापान की टेनिस प्लेयर है। कौन से कंट्री की? ये जापान की टेनिस प्लेयर है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसको मिला है? दोस्तों ये मिला है नोवाक जोकोविक को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपने नोटबुक के अंदर इन सभी को ठीक से लिखते चलो। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसे मिला है? पुरुष में मिला है नोवाक जोकोविक को, और महिलाओं में मिला है नाओमी ओसाका को। इसी को मिला है नाओमी ओसाका क्या मिला है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला खिताब। बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है कोनेरू हम्पी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किस चुना गया है? कोनेरू हम्पी इन्हें चुना गया है। दोस्तों ये किसकी प्लेयर है? यह है शतरंज की। ये किसकी प्लेयर है? शतरंज की प्लेयर है, चेस की प्लेयर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 7 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, वो है कामिरीता शेरपा। वो है दोस्तों कामिरीता शेरपा। आप इनका यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। ये है कामिरीती शेरपा। दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है रुपया। यहाँ के पंतप्रधान है केपी ओली। और एवरेस्ट पर फतह करने वाला पहला पर्वतारोही कौन थे? दोस्तों वो थे एडमंड हिलेरी। आपका जो 25 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाए वो तो है कामिरीता शेरपा। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे दोस्तों? वो थे एडमंड हिलेरी। कौन थे दोस्तों? वो एडमंड हिलेरी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे दोस्तों न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। दोस्तों ये थे न्यूजीलैंड के रहने वाले। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ये थी बछेंद्री पाल। इसको भी लिख लेना, ये थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? पेपर में क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला थी। जो एडमंड हिलेरी है ये दोस्तों 1953 में कब चढ़े थे माउंट एवरेस्ट? 1953 में पहली बार चढ़े थे। और उनके साथ में जो उनका सहयोगी था जो शेरपा, वो कौन था दोस्तों? तेंजिन नोर्गे। वो कौन था? ये देखो यहाँ पर तेंजिन नोर्गे। ये उनके साथ में चढ़ा था एडमंड हिलेरी के साथ में। उनका शेरपा कौन था? तेंजिन नोर्गे। दोस्तों ये जो शेरपा होते हैं ये वहाँ पर जो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं उनको वहाँ पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए मदद करते हैं, उनके साथी होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पुटोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? पुटोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो दोस्तों यह है आसाम की। अभी अभी आसाम में चुनाव हुए दोस्तों, लेकिन अभी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको चुना नहीं गया है, तो हमने सर्बानंद सोनोवाल जो पहले के चीफ मिनिस्टर है उनको रखा है अभी। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। वहाँ के गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। वहाँ का नेशनल पार्क, पेपर में नेशनल पार्क आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं दोस्तों, इनको पक्का आप याद करना। वहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू साइखोवा, मानस नावेरी,
काजीरंगा ये डायनासोर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखो। और लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड अगर पूछा गया दोस्तों वो है माजुली, ये पड़ता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये भी आसाम में ही है। उसी और आसाम के बारे में अगर आपसे और पूछूं, एथलेटिक स्टेडियम जो असम का एथलेटिक स्टेडियम उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। और वहाँ के आसाम के एयरपोर्ट का नाम जो है दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आसाम के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ही ये वहाँ का एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। और ये इसके जो आसाम की बॉर्डर जो लगती है दोस्तों कौन कौन से देश के साथ लगती है? एक तो है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश। और यहाँ पर फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर दोस्तों वो कहाँ पर है? दिग्बोई के अंदर। और यहाँ पर जो है DLRB का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है 33, यहाँ की लोकसभा की सीट है 14, यहाँ की राज्यसभा की सीट है 7 और यहाँ पे विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों ये जो पुटोला नाच होता क्या है, ये देख लो आप। पुटोला नाच, इनको ऊपर धागे से धागे ऊपर धागा बंधा रहता है और धागे से इनको नचाया जाता है। और ये कोरोना काल के अंदर आप मास्क लगा के मतलब किस तरह से कोरोना कोरोना को हरा सकते हैं, इन सभी ये पुटोला नाच के द्वारा वहाँ पर दिखाया गया था। तो आप सभी को ये पुटोला नाच कौन से राज्य में स्थित, कौन से राज्य में ये कला कौन से राज्य से ये कला संबंधित है? तो ये आसाम से संबंधित है। हाल ही में सोरीपॉट डायनासोर के अवशेष कहाँ पे मिले थे? दोस्तों ये मिले थे, देखो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मिले थे मेघालय के अंदर। और दोस्तों इस आसाम के बारे में मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। आसाम राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। एक वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमाएं लगती है। फिर आप देखोगे बाकी जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्यों के साथ में अपनी इस असम राज्य की सीमा लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? दोस्तों ये है हरियाणा सरकार। दोस्तों ये हरियाणा सरकार ने टेलीमेडिसिन मतलब इसका अर्थ होता है दूर से इलाज करना। फोन के द्वारा आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको जिन दवाओं की जरूरत होती है वो दवाएं पहुंचाई जाएगी, इसी का मतलब होता है टेलीमेडिसिन। कोविड-19 रोगियों के लिए इस तरह से हरियाणा सरकार ने अभी, और ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे और इनके ऊपर आयुर्वेदिक उपचार होगा। इसके लिए 1075 पे कॉल किया जाएगा और उनको उनसे पूछा जाएगा और जो दवाई उनको चाहिए वो दवाई उनको अवेलेबल करा दी जाएगी। दोस्तों ये हरियाणा के अंदर टेलीमेडिसिन सुविधाएं शुरू कर दी गई है। तो हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़, यहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के जो नेशनल पार्क दोस्तों उनको याद रखो, सुल्तानपुर और कालेश्वर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में स्थित है। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ का है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों नाम तो दिया है गोरखपुर, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलने से सीधा कहाँ पर स्थित है बोलने से उत्तर प्रदेश टिक देते हो। क्यों? क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये भी गोरखपुर में होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ध्यान रखो। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। यहाँ का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 22, यहाँ की लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 10, सॉरी विधानसभा की सीट यहाँ पर 90। आगे चलते हैं, हरियाणा से रिलेटेड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर कहाँ पर स्थित है, अगर ये आपसे क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये है करनाल के अंदर। ये करनाल के अंदर दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर।
और ये पानीपत की तीसरी लड़ाई बहुत बार पूछा गया है। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, इसको पक्का आप याद रखना। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ पर हुई थी। ये दोस्तों हुई थी अफगान, अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 में। कब हुई थी? 1761 में ये लड़ाई हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई। हाल ही में कैसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है अनुपम अनुपम खेर। अनुपम खेर इनको ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों अनुपम खेर और एक जो नेशनल ड्रामा इंस्टीट्यूट है उसके अध्यक्ष भी कौन है? अनुपम खेर। ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है दोस्तों। इसके भी आपको पता होना चाहिए कौन है। अनुपम खेर है दिल्ली के अंदर। न्यूयॉर्क दोस्तों, अमेरिका, अमेरिका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। यहाँ की जो उपराष्ट्रपति है वो है दोस्तों कमला हैरिस। मास्को फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों? देखो किसको बोल रहा है? ये हो रहा है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अनुपम खेर जो अवार्ड मिला। और अभी मास्को फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया दोस्तों? वो है पुगलिया मराठी। वो कौन सा दोस्तों? पुगलिया। पुगलिया मराठी फिल्म है। और हाल ही में किसे फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है इरफान खान को। दोस्तों ये अवार्ड किसको दिया गया है? इरफान खान को दिया है। और अनुपम खेर जी को और एक पुस्तक है, उसका नाम है यूर बेस्ट डे इज टुडे। इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि अनुपम खेर को अगर इनको कोई अवार्ड मिला है तो कोई जरूर नहीं कि इन क्वेश्चन में इनका अवार्ड ही आएगा। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है ये भी आएगा। तो यूर बेस्ट डे इज टुडे, यूर बेस्ट डे इज टुडे, यूर बेस्ट डे, यूर बेस्ट डे इज टुडे, ये इनकी पुस्तक है। इसको भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये अनुपम खेर जी, ये अनुपम खेर जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ, कौन सा ऐप लॉन्च किया उन्होंने? दोस्त फॉर लाइफ, ये ऐप सीबीएसई ने लॉन्च किया है। इसके तहत 9th से लेकर 12th के बच्चे मानसिक और सामाजिक, इसका जो मकसद है मानसिक और सामाजिक कल्याण, यही इनका मकसद है। बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करना और 12th के बाद बच्चों की करियर के लिए काउंसलिंग भी लेनी, यही इस ऐप का मकसद है। सीबीएसई के अध्यक्ष दोस्तों मनोज आहूजा। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1952 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको आप पक्का ध्यान रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 5+5334, 5334, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी वो 1986 की पॉलिसी चल रही थी। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इसकी कौन सी, ये क्या है? 5+3+3+4। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। महिला सैन्य पुलिस के पहले बैच में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें टोटल 83 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी महिलाओं को? टोटल 83 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये महिला सैन्य पुलिस होगी। ये कौन सी होगी? महिला सैन्य पुलिस होगी।
इनका मकसद ही ये था कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ पर पथराव होते रहते हैं और जो वहाँ के लोग हैं औरतों को आगे करते थे, तो वहाँ पर अभी वो सिचुएशन संभालने के लिए वहाँ पर ये जो महिला सैन्य पुलिस है इनका वहाँ पर उपयोग किया जाएगा। आर्मी के जनरल है मुकुंद नरवणे, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। वायुसेना के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। और सीडीएस है बिपिन जनरल बिपिन सिंह रावत। ये है चीफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में एनडीआरएफ में पहली महिला टुकड़ी को कहां पर तैनात किया था? देखो यहाँ पर जैसे अभी पहली बार महिलाएं सैन्य के अंदर भर्ती हुई है, सैन्य पुलिस में पहली बार भर्ती हुई है दोस्तों। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीआरएफ में पहली महिला टुकड़ी को कहां पर तैनात किया गया था? दोस्तों ये तैनात किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर तैनात किया गया था? उत्तर प्रदेश के अंदर गढ़मुक्तेश्वर में। कहां पर तैनात किया गया था? उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में तैनात किया गया था। हाल ही में किसके नेतृत्व में सीओजित अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था माधुरी कानिटकर के अध्यक्षता में। आगे चलते दोस्तों। हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए ड्रग टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह दवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों ये जो दवा है 2DG, ये दवा दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये दवा है क्या चीज? दोस्तों एक तरह के ग्लूकोज की पाउडर की तरह एक पाउच के अंदर ये पाउडर होती है। इसको पानी में घोलकर पिलाया जाता है। कोविड-19 जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये दवा दी जाती है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दिसंबर 2020 से इसके ऊपर लगातार ट्रायल चल रहा था। बहुत सारे कोविड पेशेंट को ये सारी दवाएं दी गई। 2-3 दिन के अंदर जो जिनको वेंटिलेटर की जरूरत थी उनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कुल मिला के ये 99% असर कर सकता है शरीर पे, जिससे कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा। और इसको अभी मान्यता भी मिल गई है। ये दवा जो है किसने विकसित की है? ये दवा विकसित की दोस्तों डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी। ये है दोस्तों डी एडिक्शन ड्रग। 9 मई 2021 को चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के आसपास गिरा है? दोस्तों ये गिरा है मालदीव के आसपास। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो है मालदीव के पास गिरा है दोस्तों। और ये दोस्तों चीन अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल इसका ध्यान रखना पक्का आप। ये मॉड्यूल लेके जा रहा था रॉकेट। इस मॉड्यूल का नाम था तियानई। चीन जो अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, इसका ये एक मॉड्यूल लेके जा रहा था। और तब ये क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ये कहाँ पे गिरा? मालदीव के पास गिरा है। इससे कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। मालदीव कैपिटल दोस्तों माले। और यहाँ की जो करेंसी दोस्तों मालदीवन रुपया यहाँ की करेंसी है दोस्तों। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यही पे खत्म हो जाता है। ये करंट अफेयर आप जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बता रहा हूँ उसको आपने अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहना है। और आज का करंट अफेयर यही पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।